हेलो प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में स्टडी किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि उनके ऊपर, इन चारों अभिक्रियाओं के ऊपर आपने और अभिक्रियाओं के उदाहरण, इन्हीं चारों की अभिक्रियाओं के और अभिक्रियाओं के उदाहरण अपनी एनसीईआरटी बुक में से देखे होंगे। तो चलिए आज जानते हैं और बाकी बची हुई चार अभिक्रियाओं के बारे में, जिनमें हैं विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन तथा अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। इसी के साथ एक और अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया, जो द्विविस्थापन से ही मिलती है, बिल्कुल वही होती है, लेकिन इसका जैसे इसके होने का एक उत्पाद बनता है, उसके ऊपर निर्भर करते हुए इसको अलग से नाम दिया जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं। पहले तो जानते हैं विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। देखिए, पहली बात तो आप जानेंगे कि क्रियाशीलता के बारे में बात करते हैं। क्रियाशीलता का अर्थ है कि एक तत्व दूसरे तत्व से अधिक अभिक्रियाशील हो सकता है और उसकी इसी अभिक्रियाशीलता के आधार पर ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे लोहा है, आयरन है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए ये इसको बाहर निकालकर खुद रासायनिक रूप से यहाँ जुड़ जाता है तथा आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। तो क्या बन जाता है? फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, यानी कि लोहा कॉपर को विस्थापित कर रहा है, आयरन कॉपर को विस्थापित कर रहा है और फेरस सल्फेट बनाकर कॉपर को बाहर निकाल रहा है। आप इस अभिक्रिया को अपने घर पे भी कर सकते हैं। जब मार्केट खुल जाती है तब वहाँ से कॉपर सल्फेट, यानी कि मार्केट में किस नाम से बोलेंगे? नीला थोथा। पंसारी की दुकान पे जाके नीला थोथा देना भाई साहब, तो वो आपको नीला थोथा देगा। नीले थोथे में कुछ लोहे की कीलें डालिए, कुछ दिन तक रखिए। एक बात और, नीले तोते में सीधा कीले नहीं डाल देनी, नीले तोते को पानी में घोलना है थोड़ा सा, और घोल के एक अच्छा सा घोल बना लेना है। घोल बना के उसमें लोहे की कीले डालनी है। डालने के बाद कुछ दिन या कुछ घंटे रख देना है। पहले रंग देखना है और बाद में रंग देखना है। फिर आपने नोट करना है कि क्या हुआ। आप पाएंगे कि जो पहले रंग क्या था? नीला था, और बाद में रंग कौन सा हो गया? हल्का गहरा हरा या हो गया, रंग हो गया है उसका। ठीक है। तो जो पहले जो क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग था, अब वो हरा रंग हो गया है। वो किस कारण हुआ है? पहले जो रंग था वो कॉपर सल्फेट के कारण था, अब जो रंग है वो फेरस सल्फेट के कारण है। आइए अब अगली अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। अब है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक आयन इस यौगिक में से, ये आयन इस यौगिक के दूसरे आयन को विस्थापित कर देता है। सोडियम बेरियम को करेगा, बेरियम सोडियम को करेगा और आपस में अभिक्रिया करेंगे। देखिए किस तरह से। सोडियम गया इधर, सोडियम ने जगह ले ली बेरियम की और जुड़ गया क्लोरीन के साथ, और बेरियम जाके जुड़ गया सल्फेट के साथ, और किसकी जगह ले ली? सोडियम की जगह। यानी दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। कौन? सोडियम और बेरियम दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। विस्थापित करने के बाद यह अभिक्रिया हो रही है। सोडियम सल्फेट है और बाद में जुड़ रहा है साथ में बेरियम क्लोराइड के साथ। जुड़ने के बाद बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। और जो आपको जानकारी के लिए बता दें, जो ये वाला बेरियम सल्फेट है, यह सफ़ेद रंग का अविलेय अपक्षेप होता है। अर्थात यह अविलेय का मतलब होता है जो ना घुले। अवक्षेप का अर्थ होता है जो, जैसे आप कहते हैं ना, चौक होता है या मिट्टी होती है, पानी में घुलती नहीं है, थोड़ी देर के बाद रखने के बाद नीचे बैठ जाते हैं।
तो यही चीज़ इसके साथ होती है, यही सेम चीज़ है। चौक नहीं है, चौक जैसा होता है। तो ये है बेरियम सल्फेट, और ये पानी में नीचे जाके बैठ जाता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, जो नीचे बैठ जाता है पदार्थ को क्या बोलते हैं? अवक्षेप। अवक्षेप। और इस अभिक्रिया को आपको पहले बताया था मैंने भी स्टार्टिंग में कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को में बनने वाले उत्पाद की प्रकृति के आधार पर उस अभिक्रिया को एक नाम और भी दिया जाता है। अभिक्रिया कौन नहीं, ये स्पेशल अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो इस तरह से बनता है कि वो एक अवक्षेप होता है, अवक्षेप। तो इस अभिक्रिया को, इस विशेष अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या परिभाषा रहेगी अवक्षेपण अभिक्रिया की? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद एक अवक्षेप बनता है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए अगली अभिक्रिया पर चलते हैं। उपचयन अभिक्रिया तथा अपचयन। उपचयन का क्या अर्थ होता है? बहुत ही सीधा सा अर्थ है। उपचयन, पहले उपचयन पढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, लेकिन पहले उपचयन पढ़ते हैं। उपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना। मतलब जैसे कार्बन है, कार्बन में पहले सिंगल तत्व है, अब ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जुड़ रहा है, ऐसे नहीं कि फेविकोल लगाया और जोड़ दिया, गूंद लगाई जोड़ दी, ऐसा नहीं है। ये जुड़ रहा है रासायनिक रूप से, अभिक्रिया करके जुड़ रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। फिर उसके बाद इसी तरह कॉपर है, ऑक्सीजन है, ये बन गया 2CuO। और उसके बाद है CuO है प्लस H2 है, ये बन गया Cu प्लस H2O। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि यहाँ तो CuO है और क्या बन रहा है? कॉपर बन रहा है। ऑक्सीजन इसमें से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हमने बोला कि ऑक्सीजन की वृद्धि होनी चाहिए, पर ऐसा तो उल्टा हो रहा है। जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपकी बात पर आते हैं अभी। अब देखिए, अगर इस अभिक्रिया को इस तरह लिखा जाए, H2 प्लस CuO आपको दे रहा है Cu प्लस H2O। देखिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ रही है? ऑक्सीजन जुड़ रही है। ऑक्सीजन जुड़ के क्या बन रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन की क्या हो रही है? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसकी भी कुछ हो रही है, लेकिन फिलहाल अगर एक तत्व की बात करें तो इस अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन की उपचयन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो मतलब ये तीनों हो गए उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण। इस पे भी आएंगे, अगले पॉइंट पे इस पे भी आएंगे। अब आते हैं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन में क्या था? ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन माइनस, ये याद कर लीजिए। अपचयन में, अपचयन में है ऑक्सीजन माइनस हाइड्रोजन प्लस, मतलब ऑक्सीजन तो घटे और हाइड्रोजन बढ़े। तो इस, अब वही पिछली अभिक्रिया पर आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ये वाली अभिक्रिया CuO वाली, तो उसी अभिक्रिया को थोड़ा और डिटेल में करते हैं। इस अभिक्रिया में CuO है, क्या हो रहा है इसका? अपचयन। अपचयन का पहले तो हम इस हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन उपचयन क्या है? अपचयन क्या है? अपचयन होता है ये वाला अपचयन। अपचयन क्या होता है? अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन की कमी होना। CuO था तो ये Cu बन रहा है, इसमें से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मतलब इसका, किसका? CuO का, अकेले Cu का नहीं, CuO का अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यानी कि कंक्लूजन क्या निकलता है? ऐसी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया के अंदर दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? उपचयन तथा अपचयन। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, या इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस अर्थात रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अपचयन अभिक्रिया तथा उपचयन अभिक्रिया को इंग्लिश में रिडक्शन तथा
ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और इनको कंबाइन फॉर्म में क्या कह दिया जाता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को रेडॉक्स रिएक्शन। तो आइए जानते हैं उपचयन अभिक्रियाओं का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव है संक्षारण के रूप में, दूसरा है विकृत गंधिता के रूप में। है क्या चीज़ संक्षारण? जब कोई धातु आर्द्रता या अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे उसकी ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है, इसे धातु का संक्षारण होना कहा जाता है। लोहे की जैसी चीज़ें होती हैं उन पे जंग लग जाता है, या चांदी के जो सिक्के होते हैं, चांदी के जो बर्तन होते हैं, चांदी के जो गहने होते हैं, आभूषण होते हैं, उनके ऊपर काली परत चढ़ जाती है। तांबे के ऊपर हल्की हल्की हरी रंग की परत चढ़ जाती है। ये सब संक्षारण के ही उदाहरण हैं। अब सीधी सी बात है, अगर इनको इस संक्षारण से बचाना है तो सीधी सी बात है, इनको ऑक्सीजन के संपर्क में आने ही मत दो। जिसका पहला तरीका क्या है, हम अक्सर करते हैं पेंट करना। धातुओं के ऊपर पेंट कर दो, वो संक्षारित होने से बच जाएंगी। दूसरा तरीका है यशद लेपन, तीसरा है विद्युत लेपन। पहले यशद लेपन, जब लोहे की धातु के ऊपर या लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसे यशद लेपन कहते हैं। तीसरा है विद्युत लेपन। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। तो उम्मीद करेंगे कि इन प्रक्रियाओं के ऊपर जो ये दो विधियां बताई हैं, यशद लेपन और विद्युत लेपन, इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि हम एक एक्टिविटी इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दें ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। अगला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री को वायु में संपर्क आने से उपचित हो जाते हैं और जिसके कारण इसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिससे क्या है, विकृत गंधिता कहते हैं। अर्थात क्या है, मतलब क्या है, मतलब सीधी सी बात है, जो तेल वाले पदार्थ होते हैं या वसा युक्त पदार्थ होते हैं, जब वो हवा के संपर्क में आते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। क्यों ख़राब हो जाते हैं? क्योंकि वो अभिक्रिया कर लेते हैं, अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं जो कि क्या, कुछ विषैला सा होता है, कुछ बेस्वादा सा होता है, इसलिए उसे विकृत गंधिता कहते हैं। गंध मतलब स्मेल और विकृत मतलब खराब। तो इस विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या उपाय हैं? सीधी सी बात है, ऑक्सीजन के कारण यह विक्रिया हुई है तो ऐसी चीज़ उसमें डाल दें जो ऑक्सीजन होने ना दे, मतलब उसके अंदर उपचयन ना होने दे। उपचयन को एक और भाषा में एक और शब्द भी है उपचयन के लिए, ऑक्सीकरण। और जो ऑक्सीकरण करता है वो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। जो ऑक्सीकरण करता है या करने में सहायता देता है। यहाँ बात करते हैं प्रति ऑक्सीकारक, तो यानी कि जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को रोकता है, यानी कि उपचयन की अभिक्रिया को रोकता है। ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करके जो ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन की अभिक्रिया को रोकता है, ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा है वायुरोधी बर्तन में अपना खाद्य सामग्री रखिए, मतलब जो भी खाने पीने का सामान है उसको एयर टाइट बर्तन में रखिए, तो अपने आप क्या है, वो हवा अंदर जाएगी नहीं और अपना जो सामान बच जाएगा। तीसरा है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन भरकर। देखिए, जब के चिप्स कुरकुरे हैं वैसे हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, कभी कभी टेस्ट के लिए अगर कर ले तो कोई बुरी बात भी नहीं है। अब ये 3-4 महीने तक फैक्ट्री से आते थे, हमारे तक पहुँचते 3-4 महीने लग जाते हैं। तो तब तक क्या होता है, जो आपने देखा वो फूले फूले से होते हैं, उनके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन। क्यों? नाइट्रोजन गैस आलू के या चिप्स जो भी कुरकुरे होते हैं उनके साथ अभिक्रिया नहीं करती है और ऑक्सीजन होती, इतने में तो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, शीतलन द्वारा मतलब उसको थोड़ा ठंडा करके। तो बच्चों, आप इस पूरे लेसन के अंदर हमने 4 प्रकार की अभिक्रियाएँ जो बच गई थी पिछले वीडियो में से बच गई थी, उनको हमने स्टडी किया। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। इस वीडियो में हमने अगली 4 और अभिक्रियाएँ की हैं, जिसमें उपचयन, अपचयन अभिक्रिया हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया हैं, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया हैं, जिनमें मोस्टली सबकी लगभग सबकी एक्टिविटीज़ मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दी हैं। तो आप इनको पढ़िए, देखिए और देखने के बाद इनके जो और उदाहरण हैं एनसीईआरटी बुक में से ढूंढने के बाद अपनी नोटबुक पे लिखिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो इसको 2 या 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, ताकि इसको अच्छे से समझ सकें। और साथ ही बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ इसलिए
कि आपको मेरी अगली वीडियो समय से सबसे पहले आपको मिल जाएगी आपके इनबॉक्स में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।